हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आज स्टार्ट करेंगे हम मॉड्यूल 1 पैथोफिजियोलॉजी बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन सबसे पहला टॉपिक है। और इसी से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है सेल इंजरी का, जिसमें मैंने बेसिक से पॉइंट्स कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेल क्या होते हैं, ठीक है। आपने ये बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ टिश्यू। ओके, हम बोलते हैं सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। सिमिलरली अगर सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी पूरी बॉडी के, क्योंकि जो सेल है एक एक सेल मिलकर पूरा टिश्यू बनाते हैं। देन टिश्यू फर्दर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स आगे एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सब कुछ आपने पहले क्लासेस में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये हो गया बेसिक सेल का। अभी सेल इंजरी क्या है, देखो। अगर मैं इस सेल को हथौड़ा मारकर डैमेज कर दूं, अगर कुछ और एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी हल्की सी प्रॉब्लम हुई है इन्फ्लामेशन की, किसी भी कारण से सूजन हो गई। कहने का मतलब वो इन्फ्लामेशन आपको महसूस हो रही है, दिख रही है, उससे क्या पता लगा कि इन्फ्लामेशन किस में हुई है? इंटर बॉडी में सेल जो है वो इन्फ्लेम हुए हैं, राइट। यानी कि सेल डैमेज हुआ है, जिसको हम बोलेंगे इंजरी। कि कोई तो भाई प्रॉब्लम हुई है ना सेल को। जो भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ऐसा हो सेल के साथ, उस चीज को हम सेल इंजरी बोलेंगे। Cell injury is defined as the effect of a variety of stresses due to etiologic agents a cell encounters, resulting in change in its internal and external environment. ये जो डेफिनेशन है, मेरी जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी उन सभी में कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी पॉइंट हो, वो रेलेवेंट पॉइंट ही लिया जाएगा। बिकॉज आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो वैलिड चीज़ें ही लिखें। कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से हम बना सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को अपनी तरफ से नहीं बनाया जा सकता। अगर आप रेलिवेंट चीज़ लिखेंगे, कम लिखे, कम याद करें, बट लिखे परफेक्ट। इतना अच्छा लिखे कि आपको मार्क्स कट ना हो, मार्क्स प्रॉपर मिले। तो इसीलिए सेल इंजरी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस। देखो, अब स्ट्रेस किस तरह का हो सकता है? स्ट्रेस होता है कोई भी प्रॉब्लम, हमने किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस दिया सेल को। अब स्ट्रेस में क्या क्या आ सकता है? आपको कोई भी कफ हो गया, या फिर स्ट्रांगली स्नीजिंग हो गई, या फिर लूज मोशंस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, इससे क्या होगा? आपके बॉडी के सेल्स स्ट्रेस में आ जाएंगे। स्ट्रेस में किस कारण से आएंगे? ड्यू टू इटियोलॉजिक एजेंट्स। इटियोलॉजिक एजेंट जैसे कि मैंने अभी बोला, कोई कफ हो जाता है, कोई स्नीजिंग हो जाती है, ये सब कुछ एजेंट्स के कारण होता है, ऐसे तो नहीं होगा। तो उस काउंट में जो सेल है वो एनकाउंटर करता है। एनकाउंटर करेगा तो क्या होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। अब देखो इसके छोटे से एग्जाम्पल। बिल्कुल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके चलना। तो ये भी वही चीज़ है। आपका इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट कब गड़बड़ में आता है? दो रीज़न। जब कोई मेजर डिसीज होती है, या फिर जो नॉर्मल सीजनेबल होता है उसमें क्या आ जाता है? कफ, स्नीजिंग, आपके इन्फेक्शन जो आपको आउटर साइड इन्वायरमेंट से मिलती है, या फिर अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जैसे अभी माइनस में अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसमें कफ, स्नीजिंग, ये नॉर्मल चीज़ें हो जाती है। तो बाहर से अंदर में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, चेंज क्या होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बॉडी के, उस चीज को हम डिफाइन एज करेंगे सेल इंजरी। इन जनरल सेल्स ऑफ द बॉडी हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें खुद का एक ऐसा मैकेनिज्म बना होता है, इनबिल्ट होता है, मतलब पहले से ये फीचर बना हुआ है हमारी बॉडी में, टू डील विद चेंजेस।
जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस कैसे, मैंने अभी बोला आपको, बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। गॉट इट? उस चीज़ को डील करना, ये हमारी बॉडी नॉर्मल चीज़ों को डील कर लेती है। अगर वो चीज़ एक्सटेंड में जाए तब हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमारी तब इंजरी कॉज होती है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। द सेलुलर रिस्पॉन्स। सेलुलर रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? सेल का रिस्पॉन्स क्या है? जो एक सेल है हमारी बॉडी में, उसका रिस्पॉन्स क्या है जो हम उसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं। मैंने ये एक सेल बनाया, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेस लिख दिया। क्यों? स्ट्रेस को हम डाल रहे हैं किसी भी सेल के ऊपर, अब बदले में इस सेल का रिस्पॉन्स क्या होगा इस स्ट्रेस को लेकर? द सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में वेरी, ये वेरी करता है और डिपेंड करता है 2 वेरिएबल्स पे, जो क्या क्या है? होस्ट फैक्टर, होस्ट फैक्टर दैट इज द टाइप ऑफ सेल, कि सेल की टाइप क्या है, या फिर वो कौन सा टिश्यू इसमें इन्वॉल्व है, किस ऑर्गन से ये रिलेट करता है। फैक्टर पर्टेनिंग टू इंजूरियस एजेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एजेंट, इंजूरियस एजेंट जिसके कारण से इंजरी हो रही है। ओके, जो एजेंट है, जो भी इंजरी वाला हमारा पार्ट है, उस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, लाइक एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी भी बहुत तरह की होती है। हम नॉर्मल, अगर इन्फ्लामेशन हुई है, हम उस चीज़ को नॉर्मली सेल इंजरी नहीं कंसीडर कर सकते। सेल इंजरी की बहुत सारी टाइप्स हैं और वो टाइप्स अलग अलग है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको 2 पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? पहला तो होस्ट फैक्टर, जो होस्ट करता है। दूसरी चीज, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रोटेन करते हैं। नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी में बी एज फॉलो। अभी मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई थी, अब वेरियस फॉर्म्स है सेल के रिस्पॉन्स करने की। सेल इंजरी हो गई है फॉर एग्जांपल, और उस केस में आपका जो सेल है वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। अभी इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। पहला पॉइंट, जब व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड, जब इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड, जब जो फंक्शनल डिमांड है, जो फंक्शन है वो ज़्यादा, उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, द सेल में अडेप्ट टू चेंजेस। अब देखो हमारी बॉडी है, बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक सेल है उस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है, या फिर ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है। पहले वो काम करते थे एक लिमिट तक, उनका जो काम था वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ने लगी कि हमें अगर ये काम करना है तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें ब्लड ज़्यादा चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें, जब एक सेल की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम पे जो सेल है वो अडेप्ट करता है चेंजेस को। कौन से चेंजेस? जो भी उनमें डिमांड के कारण आ रहे हैं, विच आर एक्सप्रेस्ड मॉर्फोलॉजिकली, विच देन रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। और एक कुछ समय के बाद ये वापस से नॉर्मल हो जाते हैं आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, जब स्ट्रेस को रिमूव किया जाता है, जिस चीज़ को हम बोलेंगे सेलुलर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब कोई चीज़ ऐसी हुई, अगर मैं आपको बताऊँ, एक एग्जांपल है एपेटाइट स्टिमुलेंट की। एपेटाइट स्टिमुलेंट में क्या होता है? नॉर्मल हम कोई सिरप लेंगे या फिर कोई भी टैबलेट, क्यों लेते हैं? कि भूख नहीं लग रही है, राइट। थोड़े दिन आप उस चीज़ को पीते हो, सिरप लेते हो या फिर कोई भी मेडिकेशन लेते हो, भूख लगना शुरू हो जाती है, मतलब आपके सेल की डिमांड बढ़ गई कि हाँ भाई मुझे खाना ज़्यादा चाहिए। पर थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? आपने मेडिसिन छोड़ दी और आपका जो इफेक्ट था, जो मेडिसिन भूख लग रही थी, वो नॉर्मल फिर से बैक चला गया, भूख लगनी फिर से बंद हो गई। तो ये आ जाता है रिवर्सिबल चेंजेस में। ओके, क्योंकि जो इंजरी है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। फंक्शनल डिमांड बढ़ गई, इस चीज़ को अडेप्ट भी कर लिया, फिर उसको उसके बाद थोड़े समय के बाद वो चीज़ फिर से नॉर्मल हो, जब हमने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया। सेकंड पॉइंट होता है जब जो स्ट्रेस है वो कम होता है, मतलब स्ट्रेस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं हुई या फिर बहुत कम में हमने स्ट्रेस दिया हुआ है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को हैंडल कर सकती है। द इंजर्ड सेल में रिकवर, इंजर्ड सेल में जो हमारा सेल
इंजर्ड हुआ है, जिस सेल को कोई प्रॉब्लम हुई है, वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा अगर हमारा जो स्ट्रेस है वो मॉडरेट होगा। वाइल परसिस्टेंस एंड सीवियर फॉर्म ऑफ सेल इंजरी, जो परसिस्टेंस, जो कॉन्टिन्यूसली, मतलब सेल का जो इंजर्ड है, जो डैमेज है, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आ जाता है कि उसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, या फिर वो सेल डेथ कोज कर रहा है कि उस सेल की डेथ हो जाती है, उस चीज़ को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ऐसी सेल इंजरी जिसमें वो एक सीवियर फॉर्म, मतलब एक बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं ज़्यादा लिमिट में, ज़्यादा एक्सटेंट में वो चीज़ हो जाती है जिसके कारण एक सेल की डेथ हो जाती है, होता है इरिवर्सिबल। द रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी मे परसिस्ट इन द सेल। थर्ड पॉइंट क्या है? द रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी मे परसिस्ट इन द सेल as evidence of cell injury at subcellular level or metabolites may accumulate within the cell. इंट्रा, अभी एक वर्ड है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल। विद इन द सेल, एक सेल है उसी के बीच में, विद इन द सेल जो अकम्युलेशन हो रहा है। इसमें क्या है, देखो रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमने क्या पढ़ा, कोई चीज़ थोड़े टाइम पीरियड के लिए हुई लेकिन दोबारा से वो बैक टू नॉर्मल हो, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो भी उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं उसी जगह पे रह जाता है और कल को वो दोबारा भी हो सकती है। ओके, सब सेलुलर लेवल पे वो रह सकता है, या फिर जो भी उस पे इफ़ेक्ट में जो मेटाबोलाइट्स थे वो सेल के अंदर ही इकट्ठे हो सकते हैं, यानी कि थोड़े टाइम के बाद या फिर कभी भी वो दोबारा से चीज़ हो सकती है। तो ये था थर्ड इफेक्ट, मतलब सेल के रिस्पॉन्स किस तरह से आते हैं सेल इंजरी को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी ये एक डायग्राम है, जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया उस ये डायग्राम वही चीज़ पूरी बता रहा है, लेकिन हम फिर भी इस डायग्राम को स्टडी करेंगे। एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, जो फंक्शनल डिमांड है, ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड। ऑल्टर का मतलब पहले फंक्शनल डिमांड नॉर्मल सेल की क्या होती है, बिल्कुल जो नॉर्मल एक डिफाइन होती है कि एक सेल की डिमांड इतनी है, लेकिन बाद में वो ऑल्टर हो गई, तो उस चीज़ को अडेप्ट करना ये भी सेल का काम है। उस चीज़ को हमारी बॉडी अडेप्ट भी करती है, यानी कि हमारी बॉडी इनबिल्ट मैकेनिज्म जो है वो बहुत कुछ खुद से ही हैंडल कर लेता है। जब उनसे हैंडल नहीं होता तब जाकर हमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इल होते हैं, सफ़र करते हैं। ओके, अडेप्टेशन के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड। जब फंक्शनल डिमांड ऑल्टर हो जाती है, उसके बाद माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस। नॉर्मल सेल है कि जो स्ट्रेस है वो कम है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है। उसमें क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, थोड़े टाइम के बाद वो सही हो, ठीक है। डीजनरेशन हुई, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, सब सेलुलर ऑल्ट्रेशंस हुई, सेल्स में थोड़ी ऑल्ट्रेशंस हुई, अकम्युलेशंस हुई। अकम्युलेशन किस चीज़ की हो सकती है, वाटर की, लिपिड की, जो भी आपके मेटाबोलाइट्स हैं उन चीज़ों की, और थोड़े समय के बाद वो सब कुछ ठीक हो गया। अभी अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तक कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, यानी कि वो आपको प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आपकी बॉडी में वो एज अ घर बनाकर बैठी हुई है, मतलब परसिस्टेंस है, स्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। हम बोलते हैं ना कैंसर की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वैसे ही हर एक डिसीज़ की कुछ स्टेजेस होती हैं, और एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर सेल डेथ होती है या फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है कि उस जगह पे हम उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। तो वही एक छोटे से एग्जांपल मैंने आपको बताई है। इसमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जो वापस नहीं से ठीक नहीं हो सकता, इसमें होता है सेल डेथ। और सेल डेथ भी बेसिकली दो चीज़ों में आती है। सेल डेथ नेक्रोसिस हो सकती है, जो कि आप आगे बढ़ोगे, और अपोप्टोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस भी एक सेल डेथ है और अपोप्टोसिस भी सेल डेथ की ही टाइप है। दोनों में फ़र्क क्या है, बस जो अपोप्टोसिस है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और जो नेक्रोसिस है इसमें जो बॉडी टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है।
बेसिकली प्रोग्राम्ड होती है अपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें सेल डेथ हो जाती है। और सेल डेथ मतलब किस कारण से हो सकती है, अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ, मतलब इन्फ्लामेशन होने के कारण जो सेल कंटेंट है वो इन्फ्लेम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस कारण से डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू क्यों होगी, जब आपके जो ब्लड फ्लो है वो टिश्यूज़ तक प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। जब ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा टिश्यूज़ तक तो टिश्यू के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन। हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी। तो इस केस में नेक्रोसिस होती है, यानी कि डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू। अपोप्टोसिस एक ऐसी है जिसमें प्रोग्राम्ड सेल खुद ही ये प्रोग्राम्ड कर लेता है कि अब मुझे इस जगह से हटना होगा, आई हैव टू बी सुसाइड। प्रोग्राम सेल डेथ में इस चीज़ को प्रोग्राम करके प्रॉपरली फिल डेथ करवाई जाती है। अभी हमें आना है दोबारा से फर्स्ट पॉइंट पे, और फर्स्ट पॉइंट का जो हमने पार्ट पेंडिंग छोड़ा था, एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया और डिस्प्लाजिया, ये चीज़ें क्या हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज एट्रोपी। मैंने ये इसको एक मोर इजी वे में बनाने की कोशिश करी है, जिसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो फॉर अगर आपको याद रहे तो। एट्रोपी में क्या है कि डिक्रीज, एट्रोपी बेसिकली होता क्या है कि जो सेल है उसका नंबर और साइज कम हो जाता है नॉर्मल सेल के कंपेयर। हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब ज़्यादा, प्लस पॉइंट, इसमें क्या होता है, साइज ज़्यादा हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, एट्रोफी है तो कम होगा, हाइपरट्रॉफी है तो ज़्यादा होगा सेल का साइज। आफ्टर दैट कुछ और पॉइंट्स है, हाइपरप्लाजिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, देखो अगर हाइपर वर्ड है तो प्लस ही होगा, मतलब इंक्रीज होगा। प्लाजिया में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। मेटाप्लाजिया में एक जो नॉर्मल सेल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक सिंगल सेल टाइप की इनटू अनदर, किसी और सेल टाइप में। डिस्प्लाजिया में क्या होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, मतलब सेल की शेप चेंज होने लग जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, वो सब कुछ डिस्प्लाजिया में। अभी ये थी एट्रोफी की एग्जांपल कि एक नॉर्मल मसल है, इसमें क्या होता है, आपकी डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन श्रिंकेज हो जाती है। जैसे ये मसल, नॉर्मल मसल कुछ इस तरह का था, लेकिन अगर आप एट्रोफिक मसल देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया है। और इसको एक और वर्ड है वेस्टिंग, एट्रोफी को वेस्टिंग वर्ड से भी डिनोट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मास है वो एज अ वेस्ट की तरह निकलता है। ठीक है, कि श्रिंकेज हो जाती है, और इतना इसमें अगर आप देखो, इसमें आपको डिफरेंस क्लियरली पता लग रहा होगा। नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या है कि सेल का, नॉर्मल सेल का साइज देखिए आप, ये है जो हेल्दी सेल है, लेकिन इनका जो सेल साइज है वो बढ़ जाता है। गॉट इट, तो दैट इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लाजिया में क्या हो जाता है, जो सेल साइज नॉर्मल रहता है लेकिन जो इनकी नंबरिंग है वो बढ़ जाती है, 1 2 3 4 5, मतलब ये इंक्रीज होने लग जाते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट था हमारा, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया। अभी एक और एग्जांपल, ये एक चार्ट है, नॉर्मल सेल कुछ इस तरह का दिख रहा है। एट्रोफी में नॉर्मल क्या हुआ, जो हमने बताया कि वेस्टिंग। हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, हाइपर एट्रोफी पे जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। हाइपरप्लाजिया में, हाइपरप्लाजिया मैंने क्या बताया था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में साइज बढ़ जाता है, हाइपरप्लाजिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है वन सेल की किसी और सेल टाइप में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इस प्लाजिया में एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। इस अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसकी ग्रोथ किस वे में जा रही है, जो हेल्दी सेल की नहीं है या फिर नॉर्मल सेल की नहीं है। तो ये जो था, ये सारा था आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने सेल इंजरी का बिल्कुल बेसिक पढ़ा। और ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सेल इंजरी के बारे में लिखते हो कुछ भी तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी इसकी इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस हम नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें करेंगे।
I hope you like this lecture. If you like, then please subscribe. एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके लिख सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।